हमने इसमें स्टडी किया था क्या क्या, कोई बताओ आर्ची? The types of polarizations, meaning of polarizations, examples of polarizations and methods to make a polarized light. ठीक, इसमें वायर ग्रेड पोलराइजेशन, वायर ग्रेड पोलराइजर का यूज किया तो वो इसके बारे में पढ़ा था, वायर ग्रेड पोलराइजर, देन पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, देन पोलराइजेशन बाय selective absorption, and then the polarization by anomalous refraction. ठीक, डाइक्रोइज्म नहीं, क्या था उसे हमने नेम क्या दिया था? डबल रिफ्रैक्शन को नेम क्या दिया था? डाइक्रोमिज्म ही था सर। नहीं, बायरफिंजेंस। डाइक्रोइज्म था जिसमें सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन था, कुछ स्पेशल वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर लिया था, उसके रिवर्स उसके 90 डिग्री वाले एब्जॉर्प्शंस वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब नहीं किया था। दैट वाज डाइक्रोइज्म और सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है, उसके बाद डबल रिफ्रैक्शन था, इसी को एनोमलस रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं, एनोमलस रिफ्रैक्शन। ठीक, इस डबल रिफ्रैक्शन को हमने नेम दिया था, क्या दिया था? बायरफ्रिंजेंस। बाय मींस डबल, ठीक, बायरफ्रिंजेंस। और इसके हमने कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी। ठीक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे एंड ऑर्डिनरी रे के बारे में बात की थी। ठीक, इनकी वेलोसिटीज के बारे में बात की थी, पॉजिटिव क्रिस्टल्स एंड नेगेटिव क्रिस्टल्स और उनके एग्जांपल्स, इनके बारे में भी बात की थी। एंड देन वी हैड ए टॉक ऑन फेज रिटार्डेशन प्लेट्स। ठीक, और 3 तरह की फेज रिटार्डेशन प्लेट्स थी। वन वाज full wave plate, another was half wave plate, and then quarter wave plate. ठीक है, am I audible? Yes sir. Okay, then quarter wave plate. Yes sir. ठीक, और हमने ये भी देखा था कि क्वार्टर वेव प्लेट इज ऑफ स्पेशल यूज। कैसे? कि वो एक प्लेन पोलराइज लाइट को एक सर्कुलरली पोलराइज लाइट में या फिर इलिप्टिकली पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने उसके ऊपर कुछ मैथमेटिक्स भी देखी थी। ठीक है, और सर्कुलरली पोलर लाइट में कन्वर्ट करने के लिए हमें प्लेन पोलर लाइट को, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को कुछ इस तरह से अलाइन करना होता है कि क्वार्टर वेव प्लेट के जो ऑप्टिक एक्सिस है उससे वो 45 डिग्री का एंगल बनाए, देन वी गेट द सर्कुलरली पोलर लाइट। ठीक, इसकी मैथमेटिक्स हमने डिस्कस कर ली थी। अगर ये 45 डिग्री के अलावा कुछ और एंगल बनाता है, देन विल गेट द इलिप्टिकली पोलर लाइट। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर है तो पूछो। एक बार लास्ट क्लास का गो थ्रू करवा दो पीपीटी के थ्रू ही। पीपीटी के थ्रू? हाँ जी। अच्छा चलो पीपीटी के थ्रू कर लेते हैं। ठीक, तो ये कुछ फोटोग्राफ्स हमने स्टार्ट की थी। ठीक है, और इनमें हमने देखा था कि हम कुछ फैसिनेटिंग फोटोग्राफ्स फाइंड कर सकते हैं विद अ पोलराइजेशन फोटोग्राफी। ठीक है, और फिर हमने देखा था कि लाइट स्टार्ट कैसे होती है। लाइट में कुछ फोटोन्स होते हैं, वेवलेट्स होते हैं। बहुत पहले की लास्ट क्लास की। अच्छा, लास्ट क्लास मुझे याद नहीं, कहाँ से स्टार्ट किया था हमने? आगे सर आगे सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन हो गया था। ओके, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन हो गया था, मेलस लॉ के बाद था शायद, मुझे याद है। ओके ओके ओके, ठीक है, हमने मेलस लॉ के बारे में बात की थी। एंड मेलस लॉ सेज दैट द इंटेंसिटी एट द अनदर साइड ऑफ अ पोलराइजर is equal to I naught the intensity incident on that polarizer. ठीक, सपोज हम इस पोलराइजर के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस पर जितनी इंटेंसिटी इंसिडेंट हुई दैट इज I naught मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल between the vibrations of electric vector of incident light ray and the transmission axis of the polarizer. ठीक, so this was the law of Melas law. ठीक, इसके बाद हमने, हाँ यहाँ से इसकी बात कर रही थी मुझे लगता है, डबल रिफ्रैक्शन। डबल रिफ्रैक्शन में कुछ स्पेशल तरह के क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं नेचर में, क्रिस्टलाइन मटेरियल्स, जिनमें से जैसे ही लाइट एंटर करती है तो वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है, एंड दोज 2 पार्ट्स आर फुली प्लेन पोलराइज्ड, और उनके पोलराइजेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो उनमें, और ये दोनों जो लाइट रेज हैं उन दोनों में से कोई एक लाइट रे ऐसी होती है जो स्नेल लॉ या फिर ऑर्डिनरी लॉज ऑफ रे ऑप्टिक्स उन्हें फॉलो करते हैं। ठीक, या फिर वो लाइट रे जो उनमें से कोई एक लाइट रे है जो फॉलो करते हैं, उसकी स्पीड किसी भी डायरेक्शन में सेम रहती है, लेकिन दूसरी जो लाइट रे होती है वो स्नेल लॉ को फॉलो नहीं करती, इसकी स्पीड डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है।
इनमें से जो पहली वाली लाइट रे थी उसे हम ऑर्डिनरी लाइट रे बोलते हैं, और दूसरी लाइट रे है उसे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे बोलते हैं। ठीक है, इनकी स्पीड डिपेंड करती है, स्पीड अलग अलग होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ऐसी होती है अगर उसमें ये ट्रेवल करते हैं तो दोनों की स्पीड सेम होती है। इसका मतलब लाइट रे दो पार्ट में स्प्लिट नहीं होती। दैट एक्सिस या दैट डायरेक्शन इज नोन एज ऑप्टिक एक्सिस। ठीक है, द स्पीड ऑफ ऑर्डिनरी लाइट रे इज गिवन बाय सिंपल स्नेल्स लॉ, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे के लिए जो स्पीड है वो इस फॉर्मूले पर डिपेंड करती है, वेयर एन ई एंड एन ओ आर कोफिशिएंट्स फॉर दैट मटेरियल। ठीक है, अगर हम ग्राफिकली डिनोट करें, एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट करें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे को और ऑर्डिनरी लाइट रे को, और ये देखें कि पर्टिकुलर किसी फिक्स यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे, तो ऑर्डिनरी लाइट रे के बारे में पता पड़ेगा, क्योंकि इसकी स्पीड डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होती, तो एक सर्कल के पेरिफ्री तक पहुंचेगी, तो वो ऑर्डिनरी लाइट रे एक सर्कल ड्रॉ करेगी। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे की स्पीड डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है। ठीक, और एक डायरेक्शन ऐसी है जिसमें ऑर्डिनरी लाइट रे के बराबर है इसकी स्पीड। तो एक डायरेक्शन तो ऐसी होगी जहां तक वो ऑर्डिनरी वाले सर्कल तक पहुंच जाएगा वो लोकस, और दूसरा होगा जो या तो ऑर्डिनरी लाइट रे से आगे पहुंच जाएगा या ऑर्डिनरी लाइट रे से पीछे रहेगा, और दोनों केसेस में हम एलिप्स फाइंड करेंगे। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे के लिए हमें एलिप्स मिलता है, ऑर्डिनरी लाइट रे के लिए हम इसे सर्कल से डिनोट करते हैं। ठीक, तो ये वाला जिसमें एलिप्स अंदर है उसमें ऑर्डिनरी लाइट रे की स्पीड ज़्यादा है, एंड दैट क्रिस्टल इज नोन एज पॉजिटिव क्रिस्टल। ठीक, और दूसरा केस हो सकता था जिसमें ऑर्डिनरी लाइट रे की स्पीड कम हो, तो उसमें सर्कल एलिप्स के अंदर होगा, एंड दोज आर नोन एज नेगेटिव क्रिस्टल्स, और उनके कुछ एग्जांपल्स थे। ठीक, इसके बाद हमने बात की थी फेज रिटार्डेशन प्लेट की, क्योंकि हमें जो भी वर्किंग करनी है वो इस तरह तभी वर्किंग हो पाएगी, इन्हें हम तभी यूज कर पाएंगे जब ये इन दोनों पार्ट्स में डिवाइड होंगे, स्प्लिट होंगे, अदरवाइज नहीं। और इसलिए हम किसी भी प्लेट को इस तरह से कट करते हैं कि ऑप्टिक एक्सिस उसकी सरफेस पे रहे, और जब ऐसा होगा और कोई भी लाइट रे अंदर जा रही होगी तो ऑर्डिनरी लाइट रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे उस प्लेट को पास करने में, थ्रू होने में डिफरेंट टाइम्स लेंगे, और इसलिए ये दोनों जब इस प्लेट को छोड़ेंगे, एग्जिट करेंगे इससे, तब इनमें एक फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और इसलिए इन प्लेट्स को हम फेज रिटार्डेशन प्लेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, अगर वो फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस लैम्डा हो तो हम बोलते हैं इसे फुल वेव प्लेट, अगर वही फेज डिफरेंस पाई का हो तो हाफ वेव प्लेट, और π/2 का अगर फेज डिफरेंस हो तो बोलते हैं हम इसे क्वार्टर वेव प्लेट। ठीक है, और फिर हमने बात की थी इन फेज रिटार्डेशन प्लेट्स की थिकनेस कितनी है, तो उसके लिए हमने ऐसा देखा था कि जो भी लाइट रे धीमे चल रही है वो जब पास होगी उतनी देर तक तेज चलने वाली लाइट रे एयर में कितनी डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी, दैट इज द पाथ डिफरेंस। और उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि इस सिंपल थिकनेस टी को क्रॉस करने में दोनों लाइट रेज कितना टाइम लेती है, और उसका जो भी टाइम डिफरेंस होगा दैट मल्टीप्लाई बाय सी इज द पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो अगर टी इज द थिकनेस एंड स्पीड ऑफ ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइट रेज आर vo and ve respectively, then the times are t by vo and t by ve, and the time difference is what? Time difference is simply t by vo minus t by ve. ठीक, ये हमने उस केस में बात की है जब ve ज्यादा है। ठीक, ve ज्यादा का मतलब नेगेटिव क्रिस्टल की बात की, and then multiply by c is path difference, and we can rearrange it to give t multiplied by mu o minus mu e, where mu o is c by vo, refractive index for ordinary light ray, and mu e is refractive index for extraordinary light ray. ठीक, और अगर हमें फुल वेव प्लेट की थिकनेस मालूम करनी है तो बस सिंपली इस पार्ट डिफरेंस को लैम्डा के इक्वल रख दें, देन वी गेट टी फॉर ए फुल वेव प्लेट, दैट इज लैम्डा बाय म्यू ओ डिफरेंस म्यू ई। ठीक, नेगेटिव के लिए और पॉजिटिव के लिए दोनों के लिए ट्रू है, इन दोनों का डिफरेंस रखना है हमें। ठीक, ऐसी हाफ वेव प्लेट एंड फुल क्वार्टर वेव प्लेट सबके लिए हमने थिकनेस मेजर की थी। और फिर हमने एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखी थी कि अगर कोई प्लेन पोलर लाइट रे किसी फेज रिटार्डेशन प्लेट पर इस तरह से इंसिडेंट होती है कि प्लेन ऑफ वाइब्रेशन उसकी ऑप्टिक एक्सिस से थीटा एंगल बनाए, तब क्या होगा? तब बाहर निकलने वाली लाइट रेज को हम इन दोनों इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर डेल्टा इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दोज टू रेज, और वो फेज डिफरेंस डिपेंड करेगा कि थिकनेस क्या है, क्वार्टर वेव प्लेट है, हाफ वेव प्लेट या फुल वेव प्लेट है। ठीक है, मैं कुछ जल्दी तो नहीं बोल रहा?
मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ इस अभी क्योंकि हमने पहले इसे कवर कर चुके हैं हम लोग, इसलिए। ठीक है, अगर फिर भी अगर तुम्हें तेज लगे तो मुझे बता देना कि थोड़ा स्पीड कम करना। ठीक है, इस समय। अच्छा, फिर ये दोनों लाइट रे जब बाहर निकलेंगी तो एक फाइनल लाइट रे बनेगी जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, तो उस कॉम्बिनेशन में एक्स और वाई दोनों ही होंगे। तो इसे मालूम करने के लिए हम ऐसा करते हैं, इस वाई वाले को एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, और एक्सपेंड करके एक्स के टर्म में लिखते हैं, एंड देन वी गेट द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एंड दैट रिलेशन रिप्रेजेंट्स द लाइट रे which is at the another side of this phase retardation plate। ठीक है, और बस हमें इस डेल्टा के अकॉर्डिंग ये देखना है कि x और y में रिलेशन क्या होगा। तो अगर यही डेल्टा, ऐसे हम और अच्छे से लिखा थोड़ा रीअरेंज करके, अगर ये डेल्टा पाई हो, 2 पाई हो या फिर पाई/2 हो, तब क्या क्या कैसी कैसी इक्वेशंस बनेंगी ये देखना। तो इसके लिए हमने देखा कि जब डेल्टा 0 होता है या फिर 2 पाई होता है, मतलब फुल वेव प्लेट, उसके लिए हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है। दैट मींस वी गेट अ प्लेन पोलर लाइट रे एट अनदर साइड ऑफ द फेज रिटार्डेशन प्लेट। ठीक, और अगर यही पाई होता है देन अगेन वी गेट अ प्लेन पोलर लाइट रे। ठीक, लेकिन जैसे ही डेल्टा पाई/2 होता है वी गेट अ इक्वेशन फॉर एन इलिप्स, सो वी गेट एन इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट रे, इलिप्टिकली पोलर लाइट रे। और उसमें भी अगर ए और बी दोनों सेम हो जाएं देन वी गेट अ सर्कुलर पोलराइजेशन। और ए और बी क्या थे? हाँ हाँ बेटा बोलो। एम्पलीट्यूड्स, हाँ, एम्पलीट्यूड्स ऑफ द एग्जिटिंग लाइट रेज, और वो दोनों सेम हो सकते हैं जब थीटा 45 डिग्री हो। बस यही हमारा तरीका था। हाँ, तो देन वी गेट दिस मेथड। दिस इज द मेथड, फाइनल मेथड एट विच वी लैंड इन प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, इज दैट फाइन विद एवरीबॉडी? मैं आगे बढ़ना चाहिए? ठीक, तो आगे देखते हैं। आगे हमने देखा था, अरे हाँ नहीं नहीं, इसके आगे भी कुछ बात की थी हमने, उसकी ज्योमेट्री के बारे में बात की थी। एक नेगेटिव क्रिस्टल लिया था हमने, कैल्साइट, और कैल्साइट लिया था ना? यस, कैल्साइट और क्वार्ट्ज, ये तो कैल्साइट लिया था, और कैल्साइट की ज्योमेट्री के बारे में हमने बात की थी, और हमने देखा था कि दैट हैज ए कुबर्ड सिमेट्री। ठीक, और उसमें जो एंगल्स होते हैं वो 78 एंड 182 वाले एंगल्स होते हैं, and we have 2 corners at which all the 3 angles are obtuse angles, and those corners are known as blunt corner। ठीक है, and the direction which joins these 2 blunt corners is known as the optic axis। अगर उस डायरेक्शन में लाइट रे इंसिडेंट होती है तो वो ऑर्डिनरी लाइट रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे में स्प्लिट नहीं होती। ठीक, एंड हमने पहले बात की थी कि जब भी हम किसी क्रिस्टल को कट करेंगे तो इस तरह से कट करेंगे दैट ऑप्टिक एक्सिस लाइज ऑन दैट सरफेस। और लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं होती, हमें अगेन एक और तरीका है, एक तरीका है प्रिंसिपल सेक्शन। हम इस तरह से कट करते हैं, ऐसे सरफेस में कट करते हैं कि उस सरफेस में ऑप्टिक एक्सिस भी लाई करे, साथ ही साथ दैट सरफेस शुड बी परपेंडिकुलर टू एनी ऑफ सरफेस ऑफ दिस क्यूबॉइड। ठीक है, इस क्यूबॉइड के किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर भी हो। अगर ऐसा है तो हम 3 तरह से प्रिंसिपल सेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और उन तीनों ही प्रिंसिपल सेक्शंस में जो एंगल्स होंगे ये 109 डिग्री एंड 71 डिग्री होते हैं। ठीक है, अगर बाई चांस ये क्यूब होता तो ये भी 90-90 होते, ये भी 90-90 होते, लेकिन यहाँ पर ये डिफरेंट होते हैं, 109 एंड 71 डिग्री। और 109 डिग्री वाले कॉर्नर्स को बनाने वाली लाइन इज द ऑप्टिक एक्सिस। ठीक है, तो जब भी हम कट करेंगे इन 3 तरीके से कट करेंगे, इनमें से कोई भी है प्रिंसिपल सेक्शन। ठीक है, और तब हम यूज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमने बात की थी, यहाँ छोड़ा था लेक्चर को, कि हम अभी ऑर्डिनरी लाइट रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे में स्प्लिट तो कर लिया, लेकिन जब ये एग्जिट करेंगे अगेन एक ही डायरेक्शन में चलने लगेंगे, इसका मतलब हमें पोलर लाइट रे नहीं मिलेगी। और पोलर लाइट रे फाइंड करने के लिए हमें किसी एक टाइप की, वन टाइप ऑफ पोलर लाइट रे को बाहर करना पड़ेगा, और उसका तरीका है निकोल प्रिज्म, निकोल के नाम पर है। तो अब हम इसकी इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं कि उन्होंने क्या किया था इस निकोल प्रिज्म को बनाने के लिए, और इसी तरह से अभी भी निकोल प्रिज्म बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ थे हम। अब बताओ सब कुछ क्लियर? आगे बढ़ें। मैंने बोला था अगर पढ़ोगे इसे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, मैं जल्दी समझ जाएगा। तो चलो देखते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक प्रिंसिपल सेक्शन है, उसके एंगल्स 109 डिग्री एंड 71 डिग्री है। निकोल ने क्या किया, एक प्रिंसिपल सेक्शन में ही एक क्रिस्टल कट किया।
ठीक है। और उसके ये वाले जो पार्ट्स है, और वो भी कैसा लिया, उसकी लेंथ, ये जो लेंथ है इस लेंथ को इसके विड्थ से 3 टाइम्स लिया, ठीक है। इस तरह का कट किया जिसमें दिस लेंथ इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ। और उसके बाद ये वाले जो दो सरफेसेस हैं इन्हें इस तरह से ग्राइंड किया कि ये वाला जो 71 डिग्री का एंगल है ये थोड़ा कम हो जाए। देखो ये डेड पहले वाला था, ग्राइंड किया दोनों तरफ से कि ये वाला एंगल 71 से 68 डिग्री रह जाए और ये एंगल 109 डिग्री से 112 डिग्री हो जाए, ठीक है, 112 डिग्री, ठीक। और उसके बाद उन्होंने ये जो 112 डिग्री वाले दो कॉर्नर्स हैं उनको मिलाती हुई लाइन में इसे कट कर दिया और अच्छे से ऑप्टिकली पॉलिश कर लिया। ऑप्टिकली पॉलिश करने का मतलब पता है, उसमें कोई भी रफ सरफेस ना हो, उसे अच्छे से पॉलिश कर दिया, स्मूथ कर दिया। एंड देन अगेन उसके बाद एक मटेरियल होता है कनाडा बाल्सम, वो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है और जो इन दोनों को स्टिक कर सकता है। उस कनाडा बाल्सम की हेल्प से इन दोनों को वापस स्टिक कर दिया। इससे हुआ ये कि यहाँ पर एक कनाडा बाल्सम का एक मटेरियल आ गया जो कि ट्रांसपेरेंट है, लेकिन अगर ट्रांसपेरेंट है, लेकिन हाँ ट्रांसपेरेंट जरूर है, लेकिन वो बायरफ्रिंजेंट मटेरियल नहीं है। मतलब यहाँ से इसके अंदर कैल्साइट क्रिस्टल के अंदर जो भी ऑर्डिनरी लाइट रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे होंगी वो जब इसके अंदर जाएंगे कनाडा बाल्सम में, तो अब ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसा कुछ नहीं होगा, वो दोनों ही सिंपली लाइट रेज होंगी। मींस इसके अंदर दोनों की वेलोसिटी स्पीड फिक्स होगी, सेम होगी, ठीक। अगेन ये अगर ट्रांसपेरेंट मटेरियल है और ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दोनों के लिए सेम है तो इसका कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होगा। दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कनाडा बाल्सम फॉर द लाइट इज 1.55, दिस 1.55, ठीक। और यहाँ ये जो बायरफ्रिंजेंट मटेरियल था, यहाँ पर ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं 1.658 फॉर ऑर्डिनरी लाइट रे एंड फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे इट इज 1.486। तो अब बताओ, ऑर्डिनरी लाइट रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे जब इस कैल्साइट से इस कनाडा बाल्सम में जाते हैं, देन व्हाट डू दे फील, वो अब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही हैं या डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रही हैं। चलो ऑर्डिनरी लाइट रे की बात करते हैं। ऑर्डिनरी लाइट रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मटेरियल में कैल्साइट में था 1.658 और इस कनाडा बाल्सम में कितना था 1.55। तो बताओ ऑर्डिनरी लाइट रे के लिए ये जो इंटरफेस है ये रेयर मीडियम की इंटरफेस है या फिर डेंसर मीडियम की? रेयर। एग्जैक्टली। अच्छा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे के लिए क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहाँ पर 1.486 और कनाडा बाल्सम में 1.55। तो अब कोई और बताओ, कोई डिफरेंट, कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे के लिए ये इंटरफेस डेंसर मीडियम की है या रेयर मीडियम की? डेंसर मीडियम की। तो अब तुमने एक फिनोमेना पढ़ा हुआ है, अब तुमने एक फिनोमेना पढ़ा है, वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हाँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और वो क्या था, 10+2 में पढ़ा या नहीं पढ़ा? यस सर। यस सर। हाँ, तो मैं एक बार उसे रिवाइज कराता हूँ। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जब कोई लाइट रे किसी डेंसर मीडियम से किसी रेयर मीडियम की तरफ जाए और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस किसी एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा हो, कम नहीं, ज्यादा हो, देन दैट लाइट रे रिटर्न्स इनटू द सेम मीडियम, उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है। वो अब रेयर मीडियम में अंदर एंटर नहीं करती, वो वापस आ जाती है। दिस फिनोमेना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। और वो जो एंगल है जिससे कम एंगल हुआ तो थ्रू हो जाएगी एंगल ऑफ इंसिडेंस, और उससे अगर ज्यादा हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस तो वो वापस आ जाएगी। दैट एंगल इज नोन एज, क्या था वो पता है? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, ठीक है। और वो क्रिटिकल एंगल निकालते कैसे थे? क्रिटिकल एंगल इज व्हाट, कैसे निकालते थे? पहले वाला अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, दूसरे वाले का μ2 है, वेयर μ2 इज लेस देन μ1, देन क्रिटिकल एंगल इज व्हाट? बोलो। sin μ2 divided by μ1 is equal to sin of IC, सिंपली। ऐसे ही था ना, गलत तो नहीं हूं मैं?
सही है सर। Yes, sir. चलो, तो कैसे अब हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडिसेस हैं। ऑर्डिनरी लाइट रे का ही इसमें TIR हो सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे का TIR नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे डेंसर मीडियम के अंदर जा रही है। ऑर्डिनरी लाइट रे रेयरर मीडियम का इंटरफेस फील कर रही है, ठीक है, एनकाउंटर कर रही है। तो ऑर्डिनरी लाइट रे के लिए रिफ्रैक्टिव इंडिसेस देखते हैं। तो ऑर्डिनरी लाइट रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन कैल्साइट इज 1.658। जरा अब कॉपी पेन उठाओ, ठीक है, 1.658 और कनाडा बाल्सम में 1.55। तो अब जरा मुझे ये बताना है तुम लोगों को कैलकुलेट करके कि इसके लिए क्रिटिकल एंगल कितना आता है। मींस 1.55 डिवाइडेड बाय 1.658 इज इक्वल टू साइन ऑफ IC। तो IC की वैल्यू बतानी है, कौन बताएगा? मैंने क्या पूछा, क्लियर है ना? क्रिटिकल एंगल बताना है। 69.2 69.2। शाबाश, तुमने पहले से निकाल के यही रखा आ था। रहा है सर। 69, ठीक है, चलो इसे ऐसा करते हैं, 69 रख लेते हैं, ठीक है। तो 69 डिग्री इज द क्रिटिकल एंगल। तो अब अगर, अच्छा हाँ, ऑर्डिनरी लाइट रे यहाँ पे सपोज यहाँ से एक सिंपल कोई भी लाइट रे आई, वो अब इन दो लाइट रेज में स्प्लिट हो गई। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे को तो इन एनी केस इसे थ्रू होके आगे जाना ही जाना है। ऑर्डिनरी लाइट रे थोड़ा और ज़्यादा स्प्लिट होकर यहाँ पर इंसिडेंट होती है, और यहाँ पर इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे निकालें? एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो, चलो ये इस वाले फिगर में काम करते हैं। दिस इज द परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द एंगल, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ऑर्डिनरी लाइट रे। और अगर ये एंगल 69 डिग्री से ज़्यादा हो तो ये जो ऑर्डिनरी लाइट रे है वो थ्रू नहीं होगी, या तो इस सरफेस के साथ साथ यहाँ पे एग्जिट कर जाएगी, या फिर रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर इस तरह से एग्जिट कर जाएगी, ठीक है। और इससे फायदा क्या हुआ, हमें दूसरी तरफ केवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे मिलेगी, एंड दैट इज फुली पोलराइज्ड लाइट रे, ठीक। अच्छा, अगेन दिस इज, चलो मैक्स, इसकी मिनिमम जो लिमिट है वो दैट इज 69, चलो मिनिमम पर ही रहते हैं। अगर ये एंगल 69 डिग्री है, अच्छा, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन और इन दोनों के बीच का एंगल है 68 डिग्री। इस केस में ये वाला एंगल 90 डिग्री रहता है, ये 90 डिग्री रहता है। तो अगर ये 90 डिग्री है, AB जो लाइन है इस पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर अगेन दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, सही है ना। तो अगर हम ये वाला ट्रायंगल देखें, ये क्या है, ये QSN, इसमें ये वाला एंगल है 69 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा बोलो? 21 definitely. This is 21 degree, and 21 degree is what? 21 degree is angle of refraction for this ordinary light ray, ठीक। अगर ये एंगल 69 से ज्यादा ही रखना पड़ेगा हमें, इसका मतलब इस वाले एंगल को हम 21 से हमेशा कम ही रखेंगे, ठीक। अगर ये कम रहेगा तो ही ये ज्यादा होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये एंगल 69 से ज़्यादा ही रखना पड़ेगा अगर हमें ऐसे वर्क कराना है। तो इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हमेशा हमें 21 से कम ही रखना है। अब तुम्हारे पास एक और वर्क आया, वो ये कि यहाँ से जो भी लाइट आ रही है, इंसिडेंट लाइट रे, ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर अगर आए है, यहाँ पर इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ऑर्डिनरी लाइट रे, जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.658 है, वो लेस देन 21 है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस आई? कैसे निकालोगे? साइन आई अपॉन साइन 21 इज इक्वल टू 1.658। जरा बताओ आई की मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है? क्योंकि ये हमारे लिए ये इंफॉर्मेशन क्यों जरूरी है, ये हमें बताएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, मतलब कितना डेविएट कर सकते हैं इस लाइट को, जिससे कि ये एंगल हमेशा 69 से ज़्यादा रहे और हमें हमेशा यहाँ पर पोलराइज्ड लाइट रे मिल जाए। कितना है सर? 36.45। चलो 36।
तो दिस एंगल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एंगल इज 36 डिग्री। अच्छा अगेन ये अगर हॉरिजॉन्टल, अब ये तो हमेशा कभी पॉसिबल नहीं होता ना कि हम लाइट रे यहाँ से साइन करें, यहाँ पे पोलर लाइट रे मिल रही है और कोई ये कहे कि इस प्लेन पे जो परपेंडिकुलर है उससे इतने 37 से ज़्यादा मत रखना, तो बड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है। तो अगर ये ऐसा होता है, हम कुछ ऐसा बोलते हैं कि हॉरिजॉन्टल से मैक्सिमम एंगल कितना रहेगा, ये अगर बता देते तो और ज़्यादा अच्छा रहता है। कैसे निकालें, तो जरा बता सकते हो क्या? अगर ये एंगल 68 डिग्री है, देन व्हाट इज दिस एंगल, दिस एंगल, व्हाट इज दिस एंगल? MQP। अगर ये एंगल 68 डिग्री है तो देखो दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन, तो पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस को ये वाली लाइन कट करती है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम रहेंगे। तो ये एंगल कितना होगा? ये 68 है, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 22। अगर ये 22 है तो ये भी 22 होगा, और ये टोटल है 36 में से 22 माइनस किए 14। सो हॉरिजॉन्टल से जो भी लाइट रे 14 डिग्री का एंगल बनाते हुए इंसिडेंट होती है, दैट गेट्स पोलराइज्ड ऑलवेज। जो भी लाइट रे इससे ज्यादा एंगल बनाएगी उसके लिए ये एंगल बढ़ जाएगा, ये एंगल कम हो जाएगा। हाँ, नहीं, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ गया तो ये वाला एंगल कम हो जाएगा और ये कम होकर 69 से कम छोटा रह जाएगा। जिससे अगर छोटा रह गया तो आप क्रिटिकल एंगल से कम है, तो ये ऑर्डिनरी लाइट रे भी रिफ्लेक्ट अंदर थ्रू हो जाएगी और हमें कोई पोलर लाइट रे नहीं मिलेगी। सो दिस इज द मेथड ऑफ निकोल प्रिज्म टू गेट अ पोलराइज्ड लाइट रे विद द हेल्प ऑफ बायरफिंजेंस। बाकी जितने भी मेथड्स हैं उन सब में हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है, जैसे वो था हमारा डाइक्रोज्म था, ठीक, उसमें हमने पोलराइड बनाया था, तो उसमें बहुत सारे आयोडीन वाले मॉलिक्यूल्स को पास पास रखा था, उनके बीच में स्पेसिंग कौन डिसाइड करेगा? अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ स्पेसिंग रहेगी तो वहां से हमें अनपोलर लाइट रे मिल जाएगी। तो वहाँ हमेशा एक ऐसी कंडीशन, वो प्रोबेबिलिटी रहती है कि फुली पोलर लाइट रे ना मिले, लेकिन इस निकोल प्रिज्म में हमेशा फुली पोलर लाइट रे मिलती है पूरी तरह से, ठीक। एंड दिस इज द मेथड जो निकोल ने यूज किया था प्रिज्म बनाने में, और इसी मेथड का यूज करते हैं अभी भी प्रिज्म बनाने में। सो दिस इज एन इंफॉर्मेशन फॉर यू, ठीक है। इसके जो डिफरेंट थिंग्स हैं, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस क्या होते हैं, मैक्सिमम एंगल कितना रखें, ठीक, एंड व्हाट इज द प्रोसीजर, मैकेनिज्म टू गेट अ पोलर लाइट रे बाय निकोल प्रिज्म, ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी हमने जो बात की निकोल प्रिज्म की वो क्लियर है। तो अब हमने बहुत सारे मेथड्स देखे कि लाइट रे पोलराइज कैसे करें, ठीक। अब हमारे पास सपोज किसी मेथड से लाइट पोलराइज करके किसी ने पकड़ा दी कि दिस इज द लाइट पोलराइज लाइट रे, तो हाउ विल यू चेक इट? एनालाइज कैसे करोगे उसे कि वो लाइट रे पोलराइज है या नहीं, ठीक। तो अब जरा इस बारे में बात कर लेते हैं कि किसी लाइट रे को कैसे चेक करें, वेदर इट इज पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड और इलिप्स और पार्शियली पोलराइज्ड ऑफ, और अगर वो पोलराइज्ड है तो प्लेन पोलराइज्ड है या सर्कुलरली पोलराइज्ड है या फिर इलिप्टिकली पोलराइज्ड है। हम अब ये बात करने वाले हैं। तो अगर यहाँ तक क्लियर हो तो फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें। चलो तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो सपोज हमने उसे मालूम करने के लिए तरीका यही है कि अगर प्लेन पोलर लाइट रे हो, और हमने पहले भी बात की थी, अगर प्लेन पोलर लाइट रे हो, किसी पोलराइजर पर इंसिडेंट हो रही है, तो अगर उसके इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशंस ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल हैं तो वो थ्रू होगी, दूसरी तरफ हमें इंटेंसिटी मिलेगी लाइट की, अदरवाइज नहीं। तो अगर अनपोलर लाइट रे किसी निकोल प्रिज्म पर या फिर सिंपली पोलराइजर पर इंसिडेंट करा दी और उस पोलराइजर को रोटेट करने लगे, तो क्या होगा? हर टाइम पर हमेशा कोई ना कोई लाइट रे ऐसी जरूर होगी जिसके इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशंस ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल हों। इसका मतलब ये हुआ जब कोई अनपोलर लाइट रे किसी रोटेटिंग पोलराइजर या रोटेटिंग निकोल पर इंसिडेंट होती है तो उसके दूसरी तरफ हमें लाइट में की इंटेंसिटी में कोई चेंज मालूम नहीं पड़ता, ठीक। तो अनपोलर लाइट रे फाइंड करने का ये तरीका है कि अगर इंटेंसिटी में वेरिएशन ना हो, अगर इंटेंसिटी में वेरिएशन ना हो, देन द इंसिडेंट लाइट इज अनपोलर लाइट रे।
ठीक है। लेकिन एक और भी हो सकता है, सर्कुलरली पोलर लाइट में भी ऐसी तो होता है। सर्कुलरली पोलर लाइट में हर एक डायरेक्शन में कोई ना कोई इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है। तो लो, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई फिर से। अनपोलर लाइट रे में तो ऐसा होता ही होता है कि इस रोटेटिंग निकोल में से अगर उसे बाहर निकालें तो हमें दूसरी तरफ लाइट की इंटेंसिटी में कोई चेंज दिखाई ना दे। लेकिन ये साथ ही साथ सर्कुलरली पोलर लाइट रे में भी होता है। तो दैट पार्ट इज हियर। ठीक, अगर रोटेटिंग पोलराइजर में से पास करें तो हमें कोई चेंज दिखाई नहीं दे, तो या तो वो अनपोलराइज्ड है या सर्कुलरली पोलराइज्ड है। ठीक, अब ये कैसे मालूम करें सर्कुलरली पोलराइज्ड है या नहीं, या फिर अनपोलराइज्ड ही है? तो एक और तरीका हमने देखा था कि अगर क्वार्टर वेव प्लेट में से सर्कुलरली पोलर लाइट रे को पास कराएं तो वो प्लेन पोलर लाइट रे बन जाती है, उसका रिवर्स हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो भी फेज डिफरेंस π/2 का पहले आया था वो अब दोबारा से आ गया, π/2 + π/2 इज पाई। ठीक है, तो अब अगर इस लाइट रे को अगेन वो क्वार्टर वेव प्लेट में से पास कराएं और जो लाइट रे मिले उसे रोटेटिंग पोलराइजर में से पास करा दें, तो क्या होगा? अगर वो सर्कुलरली पोलर लाइट रे रही होगी तो अब इसमें से पास होने के बाद प्लेन पोलर लाइट रे बन जाएगी, और अगर प्लेन पोलर लाइट रे बन गई तो फिर अब उसकी इंटेंसिटी में वेरिएशन आएगा। मतलब डेफिनेटली वेरिएशन आ रहा है तो सर्कुलरली पोलर लाइट रे रही होगी। ठीक है, और अगर यही अनपोलर लाइट रे रही होगी तो कुछ भी कर लो, किसी भी वेव प्लेट में से पास करा लो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगेन इंटेंसिटी में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। तो अगर हमने किसी लाइट रे को रोटेटिंग निकोल में से पास कराया और कोई वेरिएशन इंटेंसिटी में नहीं आया तो हम उसे दोबारा से अब क्वार्टर वेव प्लेट में से पास कराएंगे और फिर से रोटेटिंग निकोल में से पास कराएंगे, और तब अगर कोई वेरिएशन नहीं आता है देन दिस इज डेफिनेटली अनपोलर लाइट रे, और अगर वेरिएशन आने लगता है तो वो सर्कुलरली पोलर लाइट रे। तो ये केस तो ऐसा है। जो मैंने बोला वो क्लियर है? क्लियर है? चलो मैं मानता हूँ कि चलो क्लियर होगा। मेरी आवाज आ रही है? Am I audible? Yes, sir. चलो तो मैं Yes, मान रहा हूँ sir. कि क्लियर है। एक बार फिर भी सर देख। पढ़ा दो सर, पता नहीं लगा सर मेरे को। क्या शिवम? सर रिपीट कर दो सर, पता नहीं लगा मेरे को। अच्छा चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं। हाँ चलो, तो हमें मालूम करना था कि इंसिडेंट लाइट रे, कोई भी एक पर्टिकुलर गिवन लाइट रे पोलराइज्ड है या नहीं। तो उसके लिए हमारे पास एक ही तरीका था कि उसे रोटेटिंग पोलराइजर में से पास कराते थे। अगर वो पोलराइज होती थी, प्लेन पोलराइज होती थी तो इंटेंसिटी में वेरिएशन आता था लाइट की में, अदरवाइज नहीं आता था। ठीक, तो अब हो सकता है कि हम ये पोलराइज लाइट हो, अगर पोलराइज होगी प्लेन पोलराइज होगी तो इंटेंसिटी में वेरिएशन आएगा और बस क्लियर हो गया, दिस इज प्लेन पोलर लाइट रे। लेकिन अगर ऐसा भी हो सकता है कि वो प्लेन पोलर लाइट रे ना हो सकता है वो अनपोलर लाइट रे हो। अनपोलर लाइट रे में वेरिएशन नहीं आएगा इंटेंसिटी में। साथ ही साथ अगर सर्कुलरली पोलर लाइट रे होगी तो भी इंटेंसिटी में वेरिएशन नहीं आएगा। तो दोनों ही केसेस में इंटेंसिटी में वेरिएशन नहीं आने वाला। तो पता कैसे करें? तो डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इस लाइट को जो अभी रोटेटिंग पोलराइजर में से पास हुई है उसे हम क्वार्टर वेव प्लेट में से पास कराते हैं, और क्वार्टर वेव प्लेट की प्रॉपर्टी है कि वो प्लेन पोलर लाइट को सर्कुलर पोलर लाइट रे में और सर्कुलरली पोलर लाइट रे को प्लेन पोलर लाइट रे में कन्वर्ट कर देती है। तो अगर वो सर्कुलरली पोलर लाइट रे रही होगी तो वो अब प्लेन पोलर लाइट रे में कन्वर्ट कर देगी, अनपोलर लाइट को वो चेंज नहीं करेगी। और अगर अब दोबारा से इसे रोटेटिंग पोलराइजर में से पास कराएं तो अगर वो अनपोलर लाइट रे रही होगी तो हमें कोई इंटेंसिटी का वेरिएशन नहीं मिलेगा, और अगर ये सर्कुलरली पोलर लाइट रे रही होगी तो प्लेन पोलर लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी और अब हमें इंटेंसिटी में वेरिएशन मिलेगा, जिसमें अभी वो वेरिएशन में जो मिनिमम इंटेंसिटी है वो 0 हो। ठीक, तब ये सर्कुलरली पोलर लाइट रे होगी, अदरवाइज अनपोलर लाइट रे होगी। अच्छा, इन दोनों के बीच में एक केस और भी आता है। यहाँ पर था इंटेंसिटी का वेरिएशन जिसमें मिनिमम 0 है, और ये था इंटेंसिटी में वेरिएशन ना हो। इन दोनों की बात कर ली। इनके बीच में एक ऐसा भी कंडीशन आती है कि इंटेंसिटी में वेरिएशन तो हो रहा है लेकिन मिनिमम इंटेंसिटी 0 नहीं है। ऐसा कब हो सकता है? इसमें भी अगेन दो तरीके हो सकते हैं। आर्ची, हाँ बताओ। सर्कुलर वाला नो चेंज में कैसे इंक्लूड हो सकता है? सर्कुलर वाला नो चेंज इन इंटेंसिटी में कैसे इंक्लूड होगा? सर्कुलर वाला नो चेंज नहीं, सर्कुलर वाला नो चेंज इन इंटेंसिटी में चेंज नहीं होगा। देखो यहाँ पे दो तरह की लाइट रे हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी है कि अनपोलर लाइट रे रही हो। अगर वो अनपोलर लाइट रे रही होगी तो क्वार्टर वेव प्लेट में पास कराएंगे तो भी वो अनपोलर ही रहेगी।
और अगर ऐसा है तो दोबारा से रोटेटिंग निकोल में से पास कराएंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा वेरिएशन में, वो वेरिएशन नहीं आएगा इंटेंसिटी में। ठीक, तो अगर ये अनपोलर रही होगी तो, अगर ये सर्कुलर पोलर रही होगी तो क्वार्टर वेव प्लेट में से पास कराने पर ये प्लेन पोलर रे बन जाएगी, और तब अगर रोटेटिंग निकोल में से पास कराएंगे तो वेरिएशन आएगा इंटेंसिटी में जिसमें मिनिमम 0 हो। ठीक, तो अगर दोबारा से यहाँ पर वेरिएशन आ रहा है विद मिनिमम 0, देन दिस इज सर्कुलरली पोलराइज्ड रे, अदरवाइज अनपोलराइज्ड रे। ठीक है, नहीं सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि नो चेंज इन इंटेंसिटी में हम रिजल्ट लेते हैं या तो अनपोलराइज्ड हो या सर्कुलर हो, तो वो सर्कुलर कैसे होएगा? अच्छा, देखो नो चेंज क्यों आ रहा है? नो चेंज इसलिए आ रहा है क्योंकि जो भी पोलराइजर अब हम यूज कर रहे हैं उसकी ट्रांसमिशन एक्सिस तो फिक्स है। ठीक, अगर उसकी ट्रांसमिशन एक्सिस को हम रोटेट करते जा रहे हैं और हर एक तरह की ट्रांसमिशन एक्सिस में, हर एक डायरेक्शन पे ट्रांसमिशन एक्सिस में हमें इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशंस मिल रहे हैं, तभी तो दूसरी तरफ हमें मिलेगा वो इंटेंसिटी सेम। और सर्कुलर पोलराइज्ड रे होती क्या है? सर्कुलर पोलराइज्ड रे में लाइट के इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशंस सारी डायरेक्शंस में होते हैं, बस उनका ट्रेंड होता है एक फिक्स कि एक बार में एक तरफ, उसके बाद अगली बार रोटेट करते रहते हैं। ये तो देखा था हमने पहले क्या देखा था? सर्कुलर पोलराइज्ड रे में इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशंस होते चारों तरफ हैं, बस हमें ऐसा दिखता है वो ऑर्डरली रोटेट होते जा रहे हैं, उनके रोटेट होने का एक ऑर्डर है। अनपोलराइज्ड रे में कोई ऑर्डर नहीं होता, किसी भी तरफ कहीं भी मिल सकते हैं। ठीक, तो सर्कुलर पोलराइज्ड रे में भी इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशन वेव प्रोपगेशन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर सारी डायरेक्शंस में तो होते हैं, लेकिन वो एक धीरे धीरे रोटेट करते रहते हैं एक ऑर्डर के साथ, इसलिए उसे सर्कुलर पोलराइज्ड रे बोलते थे। ठीक, तो इसलिए जब भी वो ट्रांसमिशन एक्सिस फाइंड करेंगे, हम वो पोलराइजर रखेंगे और उसे रोटेट करेंगे, तो उसकी ट्रांसमिशन एक्सिस चाहे जिस डायरेक्शन में रहे, सर्कुलर पोलराइज्ड रे का इलेक्ट्रिक वेक्टर उस डायरेक्शन में मिल ही जाएगा, इसलिए दूसरी तरफ इंटेंसिटी में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। ठीक है, अगर इलेप्टिकली वाली में भी ऐसी होगा फिर? एग्जैक्टली, इलेप्टिकली वाली में भी ऐसे ही होगा, लेकिन एक चेंज है। इलेप्टिकली पोलराइज्ड रे में किसी एक तरफ तो इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, वो इलेक्ट्रिक वेक्टर के मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, दूसरी तरफ उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 0 नहीं होता, लेकिन होता है। तो इसका मतलब इलेप्टिकली पोलराइज्ड रे जब रोटेटिंग न्यूक्लियल में से पास होगी तो वेरिएशन तो आएगा, लेकिन मिनिमम 0 नहीं होगा उसका, क्योंकि जैसे ही हाईएस्ट इंटेंसिटी, हाईएस्ट वो जो एम्पलीट्यूड है वो पास होगा तो इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, लोएस्ट एम्पलीट्यूड पास होगा तो इंटेंसिटी सबसे कम। तो वेरिएशन तो मिलेगा क्योंकि वो एम्पलीट्यूड्स चेंज हो रहे हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, लेकिन वो 0 नहीं होगा मिनिमम उसका। तो इसका मतलब अगर मिनिमम 0 नहीं है और चेंज है तो इलेप्टिकली पोलराइज्ड रे भी हो सकती है। ये अलग बात है कि पार्शियली पोलराइज्ड रे भी हो सकती है, उसमें कुछ पार्ट पोलराइज्ड है कुछ पार्ट अनपोलराइज्ड है, ऐसा भी हो सकता है। उसी की बात अब करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले वाला क्लियर है कि सर्कुलर पोलराइज्ड रे में नो चेंज इन इंटेंसिटी क्यों आएगा? यस। ठीक, तो अब इन दोनों के बीच में एक केस ये था कि वेरिएशन तो हो इंटेंसिटी में लेकिन मिनिमम 0 ना हो। तो अभी भी हमने डिस्कस ये किया कि ऐसा 2 केसेस में पॉसिबल है, पहला इलिप्टिकली पोलराइज्ड रे के केस में और दूसरा पार्शियली पोलराइज्ड रे के केस में। अब क्या करें? तो इसे फिर से वही करते हैं, क्वार्टर वेव प्लेट में से पास करते हैं इलिप्टिकली पोलराइज्ड रे को, ये क्वार्टर वेव प्लेट फुल प्लेन पोलराइज्ड रे में कन्वर्ट कर देगी। और अगर ऐसा कर दिया तो अगर यहाँ इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड रे थी तो अब क्वार्टर वेव प्लेट में से पास होने के बाद वो प्लेन पोलराइज्ड रे हो गई, और अब दोबारा से रोटेटिंग निकोल में से पास कराएं तो अब हमें मिलेगा वेरिएशन इन इंटेंसिटी विद मिनिमम 0। मिनिमम 0 क्यों? क्योंकि अब प्लेन पोलराइज्ड रे में कन्वर्ट हो गई। तो अगर ऐसा हुआ तो इंसिडेंट लाइट रे इज इलिप्टिकली पोलराइज्ड रे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर ये पार्शियली पोलराइज्ड रे हुई तो पार्शियली पोलराइज्ड रे में जो वो है अनपोलराइज्ड रे है उसमें तो कोई चेंज आएगा ही नहीं। अगर चेंज नहीं आया तो क्या होगा? वेरिएशन इन इंटेंसिटी तो होगा लेकिन 0 नहीं होगा मिनिमम, क्योंकि अनपोलराइज्ड रे है वहां पे हमेशा, तो मिनिमम 0 नहीं हो पाएगा। ठीक, तो अगर ऐसा हुआ तो हमें वेरिएशन तो मिलेगा लेकिन विद नॉन 0 मिनिमम। और अगर ऐसा है देन दिस इज पार्शियली पोलराइज्ड। ठीक है, तो अब हमारे कितने केसेस थे? या तो ये अनपोलराइज्ड रे हो, या सर्कुलरली पोलराइज्ड रे हो, या फिर प्लेन पोलराइज्ड रे हो, या इलिप्टिकली पोलराइज्ड रे हो, या पार्शियली पोलराइज्ड रे हो। इन चारों के केस में
हमारे पास कोई ना कोई रिजल्ट है। और केवल प्लेन पोलर लैटरे का केस तो सेपरेट हो जाएगा, अदरवाइज हम उसे हर केस में क्वार्टर वेव, अगर ऐसा कुछ आता है तो क्वार्टर वेव प्लेट से पास कराएंगे और फिर दोबारा से रोटेटिंग निकोल में से पास कराएंगे, एंड देन वी विल सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे छोड़ते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे।